क्लास 8 से लेकर आईएएस तक, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, आज का ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्टकट में हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डीपीएसपी आखिर होते क्या है। जीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को बताई गई कुछ नीतियां हैं कि उनको अपने स्टेट को कैसे चलाना है, पब्लिक के हित में किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान रख करके नियम कानून बनाने हैं। ये सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। डीपीएसपी का मुख्य लक्ष्य, मतलब जो इसका मेन एम है, वो है वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब पीपल के वेलफेयर के लिए काम करना। आइए पहले समझते हैं कि ये वेलफेयर होता क्या है। वेलफेयर नेशन एक ऐसे कंट्री को कहते हैं जहां पर पब्लिक या सिटीजन के पास में इक्वल राइट्स होते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। मतलब सरकार सभी लोगों का समान रूप से ध्यान रखती है। ये कह सकते हैं कि वेलफेयर नेशन में जो पब्लिक होती है वो एकदम हैप्पी होती है, उसको हम वेलफेयर नेशन कहते हैं। तो ये जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट के लिए बनाई गई है, ये इसीलिए बनाई गई है ताकि हम जो हमारे देश को एक वेलफेयर नेशन बना सके, जहां आम आदमी बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना जीवन जी सके और अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐतिहासिक विरासत जो हमको मिली हुई है वो सुरक्षित रहे, जो पर्यावरण हमको मिला हुआ है, इन्वायरमेंट मिला हुआ है, वो सुरक्षित रहे, और गवर्नमेंट अपने स्टेट में ऐसे ही नियम लाए जो इन सब के अनुकूल हो। मतलब इन सब को देखते हुए ही अगले नियम लाए जाने चाहिए। इसके लिए कुछ गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है। अब सवाल है कि क्या ये एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि अगर इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, ये एनफोर्सेबल नहीं है। ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिसका स्टेट को पालन करना होता है। यदि किसी स्टेट ने इसका उल्लंघन किया या इसका पालन नहीं किया तो आप इसका कोर्ट में केस नहीं कर सकते, इसलिए ये एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल नहीं होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार जो नए लॉ बनाती है, जो नए कानून बनाती है, वो डीपीएसपी का ध्यान रख करके ही बनाती है। इसके अलावा सरकार अपने स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए पीछे बहुत सारा प्रयास करती है। अच्छी अच्छी स्कीम आती है, अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं, जिससे गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके राज्य की जनता जो है वो खुशहाल रहे, उन्नत रहे और तरक्की करे। अब यह है कि डीपीएसपी के एम क्या है, मतलब इसके उद्देश्य क्या है। एग्जाम में भी पूछा जाता है ये सवाल। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य होता है इसका कि सोशल जस्टिस देना। सरकार को अपने राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी लिंग का व्यक्ति हो, तो उसको जो है सोशल जस्टिस मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो ये अपने स्टेट में नहीं होना चाहिए। सभी लोग बराबर होना चाहिए और सबका मान सम्मान, गरिमा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन सब की सुरक्षा होना चाहिए। इस बात का ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है, अब देखिए भैया, सभी की वेल्थ तो इक्वल नहीं की जा सकती। कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, लेकिन फिर भी सरकार जो कम कमाने वाले वर्ग है उनकी उन्नति के लिए समय समय पर इकोनॉमिक स्कीम लॉन्च करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट जो आया था, जिसको मनरेगा बोलते हैं, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया हुआ है और इसको कुछ जी राम जी जैसा कुछ नाम इसको दिया हुआ है। अब ये बात ये कि सोशल जस्टिस तो समझ में आ ही गया, डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करना है, सभी को बराबर देखना है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि आर्थिक रूप से समानता लाने का प्रयास जो है सरकार को करना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ छात्रवृत्ति जैसे स्कॉलरशिप योजनाएं दे देती है और कभी कभी पेंशन योजनाएं दे देती है। जैसे लाडली बहना जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है, मामा जी ने चालू किया। अब इसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सरकार लॉन्च करती है। जैसे केंद्र सरकार ने अभी एमएसएमई की बात करी, छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए लोन देंगे। मतलब कहीं से भी लोगों की थोड़ी बहुत कमाई को बढ़ाना या उनकी इनकम को बढ़ाना, ये होता है इकोनॉमिक जस्टिस। अब बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की। तो वेलफेयर स्टेट आपको पता ही है, सभी के अधिकारों की रक्षा हो जाए, सभी लोग खुश रहे, उन्नत रहे और सबको जो अपॉर्चुनिटी मिले वो इक्वल रूप से मिले, किसी भी प्रकार से चेहरा देख करके मौके बिल्कुल ना दिए जाए। इस प्रकार का इसका एम होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अब हम देखते हैं, जैसे कि गुड लिवलीहुड मिलना चाहिए, जो आपके स्टेट में लोग रहते हैं वो खुशहाल और अच्छी जिंदगी व्यतीत करे, इसका सरकार को ख्याल रखना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको
जो पैसे हैं वो भी समान रूप से मिलने चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, आपको जो भी बातें मैं अभी बता रहा हूं आप उसको रिलेट करिए कि क्या आपके आसपास ऐसा हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। इसमें जो है 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क क्या बोलते हैं शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद सरकार ने इसको एनफोर्स भी कराने की कोशिश की है। राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया है, RTI लाई है, तो इसके कारण जो है ये भी चल रहा है। इसके बाद में ये है कि पब्लिक हेल्थ अच्छा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि सरकार अपने स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे सामुदायिक भवन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। कहीं कहीं पे मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह भी बने हुए दिल्ली जैसे शहरों में। तो इसके बाद में पब्लिक हेल्थ हम देखते हैं। इसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। अब एनवायरनमेंट में सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि शुद्ध हवा होनी चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल पे काम करना चाहिए, अगर वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर काम करना चाहिए, साथ ही देखना चाहिए कि फॉरेस्ट जो है वो डेंसिटी के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है तो उसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, साथ ही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि इकोसिस्टम में हमको रहना है, इकोसिस्टम को बचाना जरूरी है, तो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ये सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को बता दिए गए हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये सारी बातें तो फंडामेंटल राइट में भी दी हुई है, फिर अलग से DPSP क्यों लाया गया? तो समझते हैं इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस को। ये एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सिटीजन के राइट्स है, अधिकार है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो उसके लिए कानून में कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जो DPSP है वो एक गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन क्या होती है? आपको दिए गए एक इंस्ट्रक्शन है, भैया करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन राइट तो राइट होते हैं, राइट अगर किसी ने छीन लिया तो फिर बता देंगे उसको क्या होता है क्या नहीं। तो देखिए पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि एनफोर्सेबल होते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है, अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन DPSP जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। अगर किसी स्टेट ने DPSP की कोई भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा सबसे बड़ा अंतर होता है कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो सिटीजन के राइट्स है, जबकि DPSP जो है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। अब गाइडलाइन किसको है? गवर्नमेंट को, जबकि राइट किसके हैं? पब्लिक के हैं। तो पब्लिक के राइट और गवर्नमेंट की गाइडलाइन दोनों मिलकर के चले, ऐसा काम सरकार करने की कोशिश करती है। इसके बाद यह है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आपके पास कोर्ट वाला ऑप्शन होता है, लेकिन अगर DPSP वायलेट होता है तो नो कोर्ट, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं नहीं जा सकते आप। लेकिन आमतौर पर कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सरकार जो है वो अपने गाइडलाइंस को धीरे धीरे पालन करती है और समय समय पर अच्छे कानून बना करके इसको फोर्स भी करवाती है। वैसे DPSP अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये है कि सरकार के लिए बनाई गई एक गाइडलाइन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और सरकार को एक वेलफेयर नेशन बनाने के लिए DPSP में लिखी हुई गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए।